आवाज आ गई। सभी को नमस्कार। आप चल रही है भाई, आप सुकून मिलता है। एक नए टॉपिक के साथ आज हम अपनी कहानी शुरू करेंगे एंड आई होप आप लोगों ने अपनी रिवीजन कर ली होगी। जो आप लोग राम राम भाई कहानी को आगे लेकर चलना चाहेंगे, आज हम लोगों को पढ़ना है अपने एक नए टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारी चीजें उसमें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है जी। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है मेरे दोस्तों, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे और इस प्यारी सी चीज को हम कहते हैं वॉइसेस। ठीक है, इस प्यारी सी चीज को हम कहते हैं वॉइसेस। ठीक है, तो चलो एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए कि ये वॉइसेस एक्चुअल में होता क्या है। फटाफट से मुझे बताएं बेटा। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। आप जरा मुझे एक बार सोच समझ के ही बताएं वॉइसेस होता क्या है। एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो आपके अधिकतर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेनो, सीपीयू, सीजीएल। इनमें तो आपके एग्जामिनेशंस ये सवाल पूछते ही रहते हैं। ठीक है, वॉइस की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो वॉइस बेसिकली एक ह्यूमन क्वालिटी है। अगर हम वॉइस की बात करें तो बेसिकली एक ह्यूमन क्वालिटी है, कोई भी इंसान बोल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सामने। अब जब वॉइसेस की हम बात करते हैं तो वॉइसेस बेसिकली एक्सप्रेशन का नाम है। अब मैं अगर आपके सामने लिखता हूं, मैं अगर आपके सामने लिखता हूं, एक बार जरा मुझे सोचकर बताएं भाई ये एक्सप्रेशन क्या होता है। एक बार जरा मुझे सोचकर बताएं ये एक्सप्रेशन क्या होता है। हेलो डियर, कैसे हैं आप? मनी, एक बार उस बच्चे को बोलना जरा चाय पानी है उसको। थैंक यू। हाँ बच्चों, जरा मुझे सोच के बताएं ये वॉइसेस जो ह्यूमन एक्सप्रेशन का नाम है, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन को हिंदी में भी समझ लो मेरे यार, अच्छा लगेगा आपको। एक्सप्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। ठीक है, हाँ, हिंदी में भी हम इसे कहते हैं अभिव्यक्ति। ठीक है, लो भाई, हमारे एक शिकारी ने कह दिया वर्ब ही वॉइस है। कहाँ से लाते हो बेटे, कहाँ से लाते हो है? वर्ब ही वॉइस है। आप कहाँ से हैं ये बताओ पहले तो। टू एक्सप्लेन एनीथिंग, अभिव्यक्ति जेस्चर है, किसी चीज को किसी के सामने एक्सप्रेस करना, ये तो कोई बात नहीं हुई। अंशु बेटे, पेपर में आएगा जो तू पूछ रहे, फर्जी बातें करने से क्या मिल जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं, अभी तो कहानी शुरू हो रही है। कोई लेट नहीं है, सभी अपने टाइम से हैं, सभी पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं अभी बस। तो अगर हम इस अभिव्यक्ति की बात करें, अगर हम इस अभिव्यक्ति की बात करें तो हम इसी चीज को एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? ठीक है, अच्छा, जयपुर से आपके शिकारी, मेरे शिकारी कहाँ हो भाई? हाँ जी। तो अगर हम थोड़ा सा समझने का काम करें बच्चों, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा समझने का काम करें इस बातचीत को कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों अभिव्यक्ति करना। जब हम इस अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो जो हम किसी भी इंसान के सामने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जो भी हम अपनी बातें किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है जी, फाइन। ठीक है, तो ये हमारी अभिव्यक्ति है। हुँ? अब कोई भी काम जब किसी को बताया जाता है, कोई भी काम जब किसी को बताया जाता है तो हम ये देखते हैं कि उस काम को करने वाला कौन है। ठीक है, उस काम को करने वाला कौन है। अगर हम इस बात को ऐसा कहना चाहें कि एक लड़का, ठीक है जी, एक लड़का जिसने एक कुर्सी बनाई,
एक लड़का जिसने एक कुर्सी बनाई, ठीक है, एक लड़का जिसने एक कुर्सी बनाई, फाइन। तो इस अगर बातचीत को हम समझें तो इसमें अभिव्यक्ति क्या है जी? अगर इसकी अभिव्यक्ति हम समझे, इस बात को कहने की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इस बात का मतलब समझ में आया कि मैं इस बनाने वाले लड़के का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन अगर यही बात कुछ ऐसी हो जाए और मैं अगर आपके सामने कहूं कि देखो भाई, ये जो कुर्सी है ना, ये जो कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी बेटे पूरा का पूरा फिल्मी कर देंगे प्रोग्राम को, ठीक है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि भैया ये जो कुर्सी है ना, ये बनाई गई है, ये जो कुर्सी है ना, ये बनाई गई है, और किसके द्वारा बनाई गई है? इस लड़के के द्वारा। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि सर आप यहाँ किसी भी चीज की अभिव्यक्ति बता रहे हो, कि काम करने वाले का जिक्र बता रहे हो, या फिर किया गया काम बता रहे हो, है ना। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं तो इस लिखे हुए वाक्य को अगर जो चित्र में हमने समझा कि कुर्सी बनाई गई इस लड़के के द्वारा, बात समझ में आ रही है ना। कुर्सी बनाई गई इस लड़के के द्वारा। थोड़ी देर पहले इसी बातचीत को हम लोगों ने ऐसे समझा था क्या, कि भाई इस लड़के ने ये कुर्सी बनाई। तो सारी की सारी अभिव्यक्ति के अंदर इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सारी की सारी इस अभिव्यक्ति में इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट का खेल है। अरे बोलो हाँ, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? इस सारी की सारी अभिव्यक्ति में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही खेल है। अब इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के खेल को ही अगर हम समझें मेरे बच्चों, अगर हम इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के खेल को ही समझें तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर ही इस वॉइसेस को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हम लोगों ने कह दिया एक्टिव वॉइस और एक हम लोगों ने कह दिया पैसिव वॉइस। एक हम लोगों ने क्या कह दिया? एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक हमने कह दिया पैसिव वॉइस। अब सवाल आपके दिमाग में ये उठता है कि एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस हम किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। अब सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में कि एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इस डेफिनेशन के आधार पर ही सारा खेल आगे हम समझते जाएंगे। एक्टिव वॉइस की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस कहने का मतलब हमें क्या समझ में आया? किसी भी वाक्य में डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने क्या लिखा है पढ़कर देखें, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। पढ़कर देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, और अगर हो सके तो कमेंट्स में साथ साथ लिखने की भी कोशिश करें। मैंने कहा डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क, ये हो गई पहली बात, ठीक है। और जब पैसिव हम बनाने की कोशिश करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आती है कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ो पहले, दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ो पहले, और ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस डेफिनेशन के हर एक शब्द में पूरा चैप्टर घुमा रखा है, ध्यान से देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। एक्टिव, अगर हम अपने जीवन में किसी इंसान को, अगर हम अपने जीवन में किसी इंसान को कहें कि ये इंसान एक्टिव है, अगर मैं कहूं कि ये इंसान अपने जीवन में एक्टिव है, तो एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? एक्टिव इंसान वो इंसान कहलाता है जो अपना काम खुद करता है। अरे बोलो हाँ, एक्टिव इंसान कौन होता है भाई? एक्टिव इंसान वो इंसान होता है जो अपना काम खुद करता है, ठीक है। और जो इंसान अपना काम खुद कर रहा है उसका जिक्र सबसे पहले आएगा। अरे हाँ है ना। इसी तरीके से अगर मैं ये समझने का काम करूं कि पैसिव इंसान कौन होता है, तो आप कहोगे जी पैसिव इंसान आलसी होता है और वो इंसान अपना काम खुद नहीं करता, किसी के द्वारा करवाता है, यही कहोगे ना भाई, है ना। पैसिव किसे कहोगे भाई? पैसिव इंसान आप उसे कहोगे जो अपना काम खुद ना करके किसी और के द्वारा करवाता है। समझ में आ गई भाई बात? अरे हाँ है ना, क्लियर है। अब इसी खेल के आधार पर डेफिनेशंस बना दी है। हम लोगों ने क्या कहा, किसी एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो डूअर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी
वर्क से। इसका मतलब डूअर का जिक्र हम कहां करेंगे, बताओ बच्चों। डूअर का जिक्र हम सेंटेंस की शुरुआत में करेंगे, ठीक है। और अगर हम पैसिव की बात करते हैं बच्चे, तो पैसिव के अंदर हमें किया गया काम पहले बताना होता है, और जो काम करने वाला है ना भाई, जो काम करने वाला है ना भाई, उस काम करने वाले का जिक्र हम कहां करते हैं, सेंटेंस के आखिर में। कहां करते हैं, सेंटेंस के आखिर में। अब बच्चे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, होल्ड अ सेकंड प्लीज। चलिए बच्चों, तो ये दो बातें हमें समझ में आ गई। एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम से, और पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है किसी भी काम करने वाले से, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा इनमें, आप कहोगे सर ऐसा इनमें क्या फर्क है, ठीक है, इन दोनों बातों में ऐसा क्या फर्क है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। भाई एक इस इंपॉर्टेंट शब्द का मीनिंग हम समझते हैं। चलिए एक बार आप मुझे फटाफट से बताओ कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट दोस्त है, जरा लिस्ट बनाते हैं, नाम बोलना शुरू करो।
आपका जो भी इंपॉर्टेंट दोस्त है, जरा उसका नाम बताना शुरू करें। बताओ जरा। तो आप जब अपने दोस्तों के नाम बता रहे हो और मैंने आपसे पूछा कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, जरा उसका आप नाम बताएं, तो भाई कहानी क्या हो गई। जब आप जिस भी दोस्त का नाम सबसे पहले मुझे बता रहे हो, मेरे हिसाब से जो भी आपने नाम बताया, ठीक है, हर्षित है, सरिता है, अरबाज है, कुशल है, जो भी आप बता रहे हैं, आपने जिस भी दोस्त का नाम यहां लिखा, ठीक है, जैसे मैं अपनी दोस्त का नाम लिख रहा हूं, क्या चीज, चंपा, ठीक है। मैं अपनी दोस्त का नाम लिख रहा हूँ चंपा, और ये मेरी दोस्त पता है क्यों है, क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो सबसे ज्यादा मदद चंपा और चंपक करते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा मिस्टर गोपाल, हम आपके फ्रेंड नहीं है भाई। हम आपके फ्रेंड कैसे हो गए, फ्रेंड तो वो होते जो गाना गाते हैं साथ मिलके। बात क्या समझ में आई मेरे बच्चों, है भाई। बात ये समझ में आई कि जिस इंसान का नाम आपकी लिस्ट में सबसे पहले आ गया वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है। तो जिसका नाम सबसे पहले आ गया, ठीक है, जिसका नाम सबसे पहले आ गया, फाइन, तो उसी चीज को अगर हम समझें, ठीक है, परसुइंग माय बीडीएस डिग्री फ्रॉम पीजीआई रोहतक, आप आराम से मुझसे बात कीजिएगा प्लीज, अभी क्लास में मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं कर पाता। तो अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, फाइन। अब मैं कुछ वाक्य आपको हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, आप उस चीज को ध्यान से सुनेंगे और आप मुझे ये बताएंगे कि आपके हिसाब से ये वाक्य हिंदी में सुनना है और बताना एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। सबसे पहला वाक्य, लड़के ने अखबार बांटे, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पहला वाक्य मैंने कहा लड़के ने अखबार बांटे, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। दूसरा वाक्य अखबार बांटे गए। दोनों वाक्य जरा पहचान कर बताओ कि एक्टिव वॉइस कौन सा है इनमें और पैसिव वॉइस कौन सा है इनमें। शाबाश बेटा। वाक्य नंबर लिख के बताओ, सेंटेंस वन एक्टिव है पैसिव, सेंटेंस टू एक्टिव है पैसिव। क्योंकि आप एक्टिव पैसिव रैंडम लिख रहे हो और मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप सही क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, दैट्स नाइस। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब इसी खेल को एक काम करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने इंग्लिश में लिखूंगा, आप एक्टिव या पैसिव पहचान कर दिखाएं। इन वाक्यों को अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और आप इनको एक बार ध्यान से पढ़कर बताएं कौन सा वाक्य एक्टिव है और कौन सा वाक्य पैसिव है, ठीक है मेरे दोस्त। थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएं, चलो चलो फटाफट से आ जाओ। मैंने आपके सामने 6 वाक्य लिखे हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने 6 वाक्य लिखे हैं। इन लिखे हुए 6 वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताएं कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस है और कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस है।
शाबाश। 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 बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटे, इन सारे के सारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आपको ये चीज ध्यान से देखनी होगी कि आपके डूअर की अरेंजमेंट कहाँ है। पहला सवाल ध्यान से देखेंगे तो लिखा है हमारे सामने, राम हेल्प्ड नैना। मैं अगर आपसे पूछूं मदद किसने की, आपने कहा राम ने। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में आया, आपने कहा एक्टिव वॉइस। दूसरी बात अगर हम कहें नैना हेल्प्ड राम, भाई मदद किसने की, आपने कहा नैना ने। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में है एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है राम वॉज हेल्प्ड बाय नैना। अगर आप इसकी बात करें तो भाई साहब मदद करने वाला कौन है, आपने कहा नैना। जिक्र कहां हुआ, सेंटेंस के आखिर में। जिक्र कहां हुआ, सेंटेंस के आखिर में। अब सेंटेंस के आखिर में अगर जिक्र हुआ तो ये हो गया अपने आप में क्या चीज बच्चों, पैसिव वॉइस। अरे हाँ है ना। अब ध्यान से समझना, इस वर्क डन की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो किया गया काम, तो किया गया काम के अंदर क्या चीज जुड़ी हुई है, एक तो लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या कहा, एक तो लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और उसी के साथ एक मिनिमम कंडीशन समझ में आई, और वो क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहा मेरे बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई भाई, हाँ है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। आपने कहा सर ये तो मुझे समझ में आया, ये तो किया गया काम है, क्योंकि चोर ने किसी को नहीं पकड़ा है, चोर पकड़ा गया है ना बच्चों। अब चोर पकड़ा गया, इस चोर को पकड़ने वाला कौन है ये तो हमें नहीं पता, है ना, यानी कि इसका डूअर कौन है ये हमें नहीं पता। अब आप यहां आओ, डेफिनेशन को ध्यान से समझो। क्या लिखा है, किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है काम करने वाले से। अब काम करने वाले से ज्यादा जरूरी है किया गया काम, तो ये समझ में आता है कि जो चीज जरूरी नहीं है आप उसे लिख भी सकते हैं और उसे छोड़ भी सकते हैं, यानी कि डूअर लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ घूमने कहाँ चलोगे बताओ, आप सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर कहाँ घूमने चलोगे, हैं। तो जब आप मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, लेह लद्दाख चलते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ लेह लद्दाख घूमने चल रहे हो, ठीक है। अब लेह लद्दाख अगर आप मेरे साथ घूमने जा रहे हो तो वहां छाते की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां बारिश का कोई लेना देना है नहीं, है ना। बारिश का कोई लेना देना है नहीं, जब बारिश का कोई लेना देना नहीं तो आप छाता ले जा भी सकते हैं और ले जाने की जरूरत भी नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ गई, बात समझ में आई? इसका मतलब आप क्या कहोगे, ले जाने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ दें। तो भाई जब पैसिव की हम बात करते हैं ना मेरे दोस्तों, जब पैसिव की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस लिखते वक्त हम लोग डूअर नहीं भी लिखा देखें तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है ना। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। रहीम विल बी अवॉर्डेड, रहीम को अवार्ड दिया जाएगा, रहीम को सम्मानित किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर रहीम को सम्मानित किया जाएगा तो ये बात हमें समझ में आती है कि सम्मान कौन दे रहा, पता नहीं भाई, डूअर एब्सेंट है इसलिए पैसिव वॉइस बन गया। ध्यान से समझना, डूअर एब्सेंट है पैसिव वॉइस बन गया, है ना। ठीक, आगे लिखा है शी हैज कॉल्ड मीनू। भाई साहब कॉल किसने किया, आप कहोगे शी ने। अगर शी ने कॉल किया, डूअर पहले ही लिखा है तो एक्टिव वॉइस हो गया। भाई बात समझ में आ गई, अरे बोलो हाँ। बताना मेरे बच्चों, कितने बच्चों ने इन 6 बॉल पर सही खिला है, बताना बेटा।
इन 6 बॉल पर सही किस बच्चे ने खेला है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस है जी सर। आप सोच रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस जो बदले जा रहे हैं, इनको बदलने का ये जो तरीका है, आखिर इनको बदलने का ये जो तरीका है कि एक्टिव से हम पैसिव और पैसिव से हम एक्टिव जो बना रहे हैं, इस प्रोसेस को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे बच्चे सारे के सारे एक बार ना कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। सारे बच्चे एक बार ना कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, लिखो सारे के सारे। इसे हम कहते हैं क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर। क्या हुआ बेटा, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट the meaning does not change, the meaning does not चेंज। एक बार ध्यान से पढ़कर देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। हम सिर्फ किसी भी लिखे हुए वाक्य के ढांचे में परिवर्तन करते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। आप बच्चों ने जैसे ही इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो स्ट्रक्चर को देखते ही समझ आ गया होगा कि सर स्ट्रक्चर को तो पहले दिन की क्लास में आपने बताया था, बोलो हाँ। स्ट्रक्चर को तो पहले दिन की क्लास में आप लोगों ने बताया था और आपने हमें बताया था क्या चीज, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहलाती है। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के अंदर हम 3 ही शब्दों की जानकारी लेते हैं, एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ और एक ऑब्जेक्ट हुआ। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई। तो यानी कि वॉइस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक हिस्सा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट को बदलना सीखते हैं। और ये हमारा एक तरह का अभिव्यक्ति है कि जब भी हम सामने वाले इंसान के सामने एक वाक्य बोलते हैं तो हम किया गया काम बताना ज्यादा जरूरी समझते हैं या काम करने वाले का जिक्र ज्यादा जरूरी समझते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, नैना हेल्प राम, इंपॉर्टेंट कौन हुआ, नैना, ठीक है। राम वॉज हेल्प बाई नैना, तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, राम की मदद की गई। अरे हाँ है ना, राम की मदद की गई। बस यही दोनों चीजें आप लोगों के एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पूछी जाती है। तो देखो मेरे बच्चों, आपका समय तो लगा, आपको करीब आधा घंटा लग गया है इस बात को समझने में कि एक्टिव पैसिव होते क्या हैं, क्यों बदले जाते हैं, क्या पर्पस है उनके बदलने का और उनको पहचाना कैसे जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ हमको। क्योंकि ये एक प्रीमियम बैच है तो मेरा फर्ज बनता है आपको हर छोटी से छोटी बिल्कुल जीरो लेवल की बात बताकर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है ना, टॉप लेवल पर ले जाना। लेकिन उसके लिए क्या, पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है तो यस सर बोलेंगे, फिर हम कहानी को आगे लेके चलेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे परिवार को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे और हर तरह के क्वेश्चन पर मस्ती काटते चलेंगे। सीखने का मजा यही होता है बेटा, अब की बार आखिरी बार। जिसने ये सोच लिया कि मुझे सर अब की बार सिखाओ, आखिरी बार सिखाओ, वो सब कुछ सीखता हुआ चलेगा, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, पहले दिन की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि सेंटेंस का सबसे पहला टाइप हमारा है कौन सा भाई, सबसे पहला जो टाइप है हमारे सेंटेंस का उसे हम कहेंगे एजर्टिव, ठीक है बेटा। और एजर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर लिखा जाता है सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब और उसके बाद हम मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है जी, हाँ है ना। चलिए यहां तक की बात समझ में आ रही है जी, हाँ है ना। अब इस कहानी को प्यार से आराम से एक एक तरीके से समझते चलेंगे। हमारे इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करें, मेरे दोस्तों अगर हम हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को ये पता ही है कि इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कन्या को बुलाओ,
आहा, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ रहे? सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। ठीक इसी के बाद हम लोगों को क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा बदलाव लाना है। ठीक है ना, अब देखो कन्या जिंदगी में आएगी तो थोड़ा परिवर्तन लेकर आएगी भाई। तो इस हेल्पिंग वर्ब को हमने थोड़ा सा बदल दिया। कैसे बदलेंगे इसे हम थोड़ी देर में मिलाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलाऊंगा कैसे बदलेगी हेल्पिंग वर्ब। फाइन। पैसिव की मिनिमम कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, याद हो आप लोगों को? आपने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे बोलो हाँ। इसके बाद हम आगे अगर लिखने का काम करते हैं तो आगे हमारे सामने आ गई क्या चीज, प्रेपोजिशन। क्या चीज आ गई बच्चों आगे हमारे, प्रेपोजिशन। हमने आगे इसके बाद लिखने का काम किया है क्या चीज, प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन आपके लिए एक नई उलझन है। ठीक है, कोई बात नहीं, उलझन कोई भी हो बाबा गोपाल वर्मा हर उलझन को सुलझाएगा, जपना। ठीक है भाई, हाँ बाबा जाने मन की बात है। ठीक है ना, छोड़ देंगे नहीं किसी भी बात को, सारी बातों को अपन लपेट देंगे कतई जहरीले तरीके से। हाँ भाई बच्चों, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये प्रेपोजिशन कैसे काम करती हैं, है ना? आप भाई समझेंगे इस बात को, है प्रेपोजिशन कैसे काम करती हैं सर। तो बेटे प्रेपोजिशन के काम करने के लिए हम लोगों को इसकी एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी। सबसे पहले हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाय। बाय हम तब यूज करते हैं जब इसके बाद हमें किसी इंसान का जिक्र करना हो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, इंसान नहीं तो ऐसा भी हो सकता कि कोई एनिमल हो। ठीक है जी भाई, बाई हमारा सबसे पहला यूज हुआ। फिर एक प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं और वो है हमारी कौन सी भाई, वो प्रेपोजिशन है हमारी जिसे हम कहते हैं विद। विद हम यूज करते हैं जब जब हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करें। मैंने क्या लिखा देखो बेटा, हम किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करें। अब टूल या इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, टूल या इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आया जिसके जरिए हम कोई काम करते हैं। जैसे मैं लिखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूं, अरे बोलो हाँ। ठीक है ना, मान लो अगर आपकी स्कूटी खराब हो जाए, है तो आपकी अगर मान लो स्कूटर खराब हो जाए, स्कूटी खराब हो जाए तो क्या करोगे आप, लाओगे प्लास पेचकस और खोल दोगे सारी को, है ना? तो क्या इंस्ट्रूमेंट टूल। फिर एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं इन। इन हम कहा यूज करते हैं बच्चे, इन हम यूज करते हैं जब हम किसी साधन का जिक्र करते हैं, यानी कि जब हम किसी मीडियम का जिक्र करते हैं, किसी भी साधन का। ठीक है, जिसमें कोई चीज रखी जाए या कोई चीज समा जाए। ठीक है बेटा, अगर इन तीन से बात ना बने तो हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एट अपने आप में क्या है, कोई भी चीज का नाम हो। अभी मैं इन सभी की यूज दिखाऊंगा बेटा, थोड़ा सा पहले आप साथ साथ समझ लेना। ठीक है, फिर एक प्रेपोजिशन और है भाई, ये गदर फिल्म का सनी देओल है। ठीक है ना, ये गदर फिल्म का सनी देओल, ये नहीं मानने वाला किसी का। क्यों? क्योंकि ये कुछ वर्ब के साथ आता ही आता है। जैसे मैंने लिखा नो, मैंने लिखा आपके सामने रिस्ट्रिक्ट, मैंने आपके सामने लिखा मैरी, कुछ वर्ब के पैसिव में ये टू आएगा। ठीक है ना, ये तारा सिंह है भाई साहब, ये नहीं सुनने वाला किसी की भी। ठीक है भाई, अब ये प्रेपोजिशन की लिस्ट बना दी है मैंने। फाइन, अब एक ही काम बच गया, और हमारा क्या काम बच गया भाई, इस लिखे हुए सब्जेक्ट को, इस लिखे हुए सब्जेक्ट को यहां से उठाकर जब हम किसी भी पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं, ये इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर एजेंट बन जाता है। ये इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर एजेंट बन जाता है। ठीक है बेटा, क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। ठीक है, ये इसके साथ मिलाकर हमने क्या बना दिया, इसका एजेंट बना दिया। ठीक है, अब आपके दिल में सवाल उठेगा कि सर हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है, जरा ये भी बता दो। हमारी शक्ल तो आपने यहां बना दी है, ठीक है, ये कैसे बदलेंगे हम, ये हमको आप बता दीजो। ठीक है, ठीक है, फाइन, चलिए जी फाइन। अब देखो हम तुम्हारी शक्ल बना दी है तो जे को ससुरे को हम बदलना सिखाएंगे। तो तैयार है, जरा दिल को थाम लो, नाम लो, कह भी दो मैं हूं कौन। आज बच्चों, अब हमें सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब यानी कि
जितनी भी हमारे टेंसेस की कहानी है हम उसकी लिस्ट एक यहां बनाएंगे, उनकी सभी की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो एक्टिव वॉइस के काम आती हैं, और पैसिव बदलते वक्त हम उनकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, फाइन। चलिए, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी को बाधित करना, ठीक है ना, जैसे फर्जी कमेंट करने वाले को हमारी टीम रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक, आ भाई अब शिकार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टेंस की कहानी शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, आप सभी बच्चों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस जोड़ते थे, या फर्स्ट फॉर्म जोड़ते थे, या फिर हेल्पिंग वर्ब तो थी नहीं लेकिन काम चलाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का डू या डज का सहारा लेते थे हम। कुछ याद आया भाई? डू या डज का सहारा हम लेते थे, है कि नहीं? ये बालक लिख रहा है रोमांटिक हो रहे हैं आप किरण। ठीक है भाई, ये हुआ। अब भाई इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो पैसिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया और इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ दी। चलो पहले इन्हीं टेंस के कुछ एक सेंटेंस लेंगे हम और एग्जांपल्स तैयार करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपके सामने लिखा विनीत विनीत prepares the dishes। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले द डिशेस, इसका आपने बनाया इज प्रिपेयर्ड। पैसिव के लिए आपने, क्योंकि ये एक इंसान है, आपने कहा बाई। ठीक है, और इस बाई के बाद आप इस विनीत बाबू का नाम लिखेंगे। इजी, ठीक है, इजी, ठीक है। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। एक और सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, राहुल किल्स बर्ड्स। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, बर्ड्स प्लूरल, बर्ड्स प्लूरल होने की वजह से आपने लिखा आर। भाई किल की थर्ड फॉर्म सबको पता है, किल्ड होता है। इस राहुल का जैसे ही हम यहां जिक्र करेंगे, क्योंकि एक इंसान का नाम है तो प्रेपोजिशन बाय लगाकर हम राहुल लिखेंगे। ठीक है भाई, ओके गाइस। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में हम यहां राहुल की जगह, अगर मान लो हम यहां राहुल की जगह मैंने लिख दिया एन एरो, ठीक है, तो पैसिव क्या बनाएंगे? हैं जी? अच्छा, पहले सेंटेंस में भी डिशेस लिखा है तो डिशेस की वजह से आर ही लिखना था। लो भाई, हम जिधर गड़बड़ कर दी है भाई, बताओ जरा क्या लिखेंगे? ये आर ठीक कर दिया भाई मैंने, डिशेस। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे? हैं जी? तो आप कहोगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसका पैसिव बनाना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल यही लिखेंगे कि यहाँ बर्ड्स आर किल्ड एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ एजेंट के नाम पर लिखा जाना है क्या चीज? आप कहोगे एजेंट के नाम पर लिखा जाना है एन एरो। ठीक है भाई। अब एरो की अगर हम बात करें तो देखो, इंसान के लिए बाई यूज किया, एरो तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। एरो एक इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट का यानी कि जिसके जरिए कोई काम किया जाता है, आपने विद लगा दिया, अरे है ना। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा, सलोनी मैरिज प्रतीक। ठीक है जी, देखो भाई इस शादी में लफड़े हैं। ठीक है, इस शादी में लफड़े हैं। ठीक है, अब इस शादी में क्या लफड़े हैं? ठीक है जी, अब इस लफड़े में क्या दिक्कत है? ध्यान से समझना। आप जब भी किसी से बिहा करो, आप जब भी किसी से बिहा करो तो भैया बिहा करो तो ध्यान रखना दो तरीके की परेशानी आ सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं तो बिहा दो तरीके से होते हैं। एक बिहा हुआ भाई एक्टिव वॉइस वाला, ठीक है, और एक्टिव वॉइस में तो किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। भाई आप किसी से भी बिहा करो तो बिहा करो, काहे परेशान हो रहे हो साला? आप जिससे भी चाहो बिहा करो, करीब तो परेशान ना होने की जरूरत है। जो पसंद आओ बिहा कर डालो ससुर। ठीक है, और जय अगर पैसिव वॉइस में बिहा करो तो एक ही प्रेपोजिशन यूज करो और वो है टू। इसके साथ प्रेपोजिशन विद का यूज ना करो। ठीक है ना? ठीक है,
कुछ किताबों में लिखा है कि अगर लड़के की शादी लड़की से कराई जाए, कुछ किताबों में उल्टा कहानी लिखी होती है कि अगर लड़के की शादी लड़की से कराई जाए तो टू का प्रयोग करें, लड़की की शादी लड़के से कराया जाए तो विद का प्रयोग करें। क्या बदतमीजी है। अरे भाई, लड़के की शादी लड़की से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की की शादी लड़के से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क तो तब पड़ता है जब लड़की की शादी गधे से करा दी जाए, है कि नहीं, तब समस्या हो सकती है। बात क्या समझ में आई भाई? बात ये समझ में आई कि एक्टिव वॉइस में मैरी को किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसका पैसिव लिखेंगे तो लड़के को बुलाओ स्वाहा। ठीक है भाई। अब इस मैरिज को आपने चेंज किया इज मैरिड, और भाई ये नहीं मानने वाला किसी की भी, क्यों? क्योंकि ये हमारा तारा सिंह है। ठीक है, तो मैरिड के साथ हमने टू लिखा और उसके बाद आपकी सलोनी आ गई। हाय सलोनी। ठीक है भाई, सेट है पूरा पिलोग्राम। ओ मेरे बच्चों, आपके कमेंट्स थोड़े अटक के आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो जय करा दिया भाई बियाह हमने सिलोनी का, है जी। चलो, जय हमने बियाह करा दिया। 1 मिनट रुको ससुर, हमारा चाय लेके भाग गए लड़का लोग। आओ बेटा, अब कहानी को आगे समझो। एक बालक कह रहा है अगर लड़का ही गधा हो, ओहो बड़े दुख की बात है, आपको गधे से शादी करनी है। हाय 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 हाय। ठीक है, ये भगवान कैसी बात करते, भगवान आपको एक अच्छा गधा दे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा भाई, आगे पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक और सेंटेंस लिखता हूं, दिस बॉक्स कंटेन्स माई बुक्स। पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले इस माई बुक्स को लेकर आएंगे। ये लिख दिया भाई मैंने, माई बुक्स आर, कंटेन की थर्ड फॉर्म लिख देंगे भाई, ये लिख दी कंटेन। और भाई क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज रखी जाए या जिसमें कोई चीज समझा जाए, है ना, है ना। तो भाई यहां तक हमें समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। तो इनके साथ हम लिखने का काम करेंगे, क्या चीज, दिस। बेटे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है जी? हाँ है ना। ठीक है। ओ ब्याह तो करा करो दिया हम सलोनी का, अब ससुर अपना ब्याह की तैयारी करेंगे। बेटे अब देखो, इन सारे के सारे, इस सारे के सारे एग्जांपल्स के ऊपर ध्यान से देखो। शाबाश, क्लियर है बच्चे? अब चलें थोड़ा सा आगे। अब देखो, इन सभी सेंटेंसेस में आपने स्ट्रक्चर कैसे बदलता है ये समझ लिया, साथ साथ आपने ये समझा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे बदली जाती है, और फिर इससे ज्यादा जो अच्छी इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों ने समझा कि प्रेपोजिशन किसी भी एजेंट के लिए कैसे चुनी जाती है ना। प्रेपोजिशन कैसे चुनी जाती है, ये चीज सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपके साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आपके साथ मिलकर एक बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस पर लाएंगे। लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती हैं, सारे परिवार से मुलाकात करते हैं। तो मेरे बच्चे सारे के सारे एक बार मेरे साथ मिलकर टेंस और इनका एक्टिव वॉइस की क्या हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है जी, तो आज फटाफट से एक एक करके मेहनत करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कर लिया डिस्कस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? हमने लिखा इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बात याद रखना, जस्ट प्लीज
अब देखो बेटा, सारे की सारी टेंसेस की एक कहानी ध्यान रखना, जिसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब हो, मैंने क्या कहा, जिसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब हो, आप उस हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस में एज इट इज यूज करेंगे। मैंने कहा जिसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। अब यहां लिखा है वर्ब के साथ क्या चीज, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो जिस भी टेंस के पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, हम उसकी आईएनजी को अलग निकाल कर रख देंगे, और उसकी आईएनजी को हमने निकाल कर रख दिया बी के साथ आईएनजी जोड़कर। अब हमारी ये फर्स्ट फॉर्म अलग हो गई, तो पैसिव के लिए हम इसे थर्ड फॉर्म में चुपचाप ले जाएंगे, ठीक है भाई। पहले ये समझो बेटा कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से बनती है, ठीक है, बात समझ रहे। योर एक्सप्रेशन एंड स्टाइल इज फेनेसिया, यो, ठीक है, यो गोपाल वर्मा, इसीलिए कहते हैं हमारा स्टाइल अलग है बेब्स। अब मेरे बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद हम लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने इसी हेल्पिंग वर्ब को लिखने का काम किया, हैज हैव, और उसके बाद लिखा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप इस लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब का पैसिव बनाने के लिए एज इट इज यूज करेंगे, हैज हैव, क्योंकि इसके पास पहले से ही थर्ड फॉर्म है। तो भाई पैसिव में एक अलग फर्क लाने के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस के पैसिव में बीइंग यूज करेंगे और परफेक्ट के पैसिव में बीइंग यूज करेंगे। ओके, आगे हम समझने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने इसके साथ पैसिव की मिनिमम कंडीशन यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लिखना ही लिखना है। अब आता है एक अगला टेंस, इसका नाम है प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे जरा मेरे साथ मिलकर, हैज, हैव, आगे लिखा है बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या चीज जोड़ दी भाई, आईएनजी, है कि नहीं। अब मेरे बच्चों जब पैसिव आप बनाएंगे तो इस पूरी हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज करेंगे। और ये क्या हो गया, हैज हैव के साथ बीन लगाना, ठीक है। अब इस आईएनजी के लिए थोड़ी देर पहले मिलकर आए थे क्या चीज, बींग लगाना। अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, आप इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझो। जे का हो गया है भाई, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जे हो गया है भाई गदर, ठीक है ना। आप कहोगे गुरुजी यहां पर बी की थर्ड फॉर्म है, यहां बी के साथ आईएनजी जुड़ा है, हम एक साथ दो दो बीबी यूज नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है कि नहीं। हम एक साथ, है जी, हम एक साथ दो जगह पर बीबी यूज नहीं कर सकते सर, ये पाप है, ये हमारे लिए कतई गलत बात है। एक साथ दो दो बी की फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए अब मॉडर्न इंग्लिश ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाना बंद कर दिया है, ठीक है ना। इनप्रैक्टिकल है ये सिचुएशन, ओल्ड इंग्लिश में ये पैसिव लोग बना देते थे, ठीक है। आओ भाई, अब थोड़ा आपके पास्ट टेंसेस से मिल लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी बेचारे के पास, अरे हाँ ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो कोई बात नहीं, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम ला के देंगे, हम है ना तुम्हारे पास, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, मैं ला के दूंगा हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं, ठीक है जी। अब आगे देखने का काम करते हैं, है जी, अब आगे देखने का काम करते हैं, क्या बात हो सकती है। हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव के बाद पास्ट का ही कॉन्टिन्यूस। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या थी, आपने कहा वॉज वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़कर आईएनजी लगाते हैं, है कि नहीं। अब इसके पास अपनी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके पास अपनी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो तो एज इट इज रहेगी। शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। बेटा पानी और पिला दीजिए, थैंक यू, और टेबल साफ करा दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं इमरान, ठीक है बेटा। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जिसके साथ आईएनजी जुड़ रहा है उसका पैसिव बनाने के लिए हम बी के साथ आईएनजी जोड़ रहे हैं, ठीक है जी। और भाई पैसिव की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है कि नहीं जी, हाँ है ना, ठीक है। ऐसा के अच्छा नहीं, मैं ऐसा के नहीं हूँ भाई, मैं आपका प्यारा सा यो गोपाल वर्मा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने हेड चुना और थर्ड फॉर्म इसके साथ लिख दिया, ठीक है बेटा। अब इस हेड को, भाई हेल्पिंग वर्ब है ही, तो हमने इस हेड को एज इट इज लिखा, और भाई परफेक्ट के पैसे में क्या लेकर आए थे हम, बीन लेकर आए थे और थर्ड फॉर्म बना दिया, है कि नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी, है चलो आगे पढ़ने का काम करते हैं, राइट, आगे पढ़ने का काम करते हैं। देखो क्या लिखा है हमारे सामने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं लिख रहा हूं हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। बताओ भाई क्या पैसे बनाओगे इसका, बताओ भाई। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं, मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी। आपने क्या चीज को ध्यान से देखा कि गुरुजी इस हेल्पिंग वर्ब को तो मैं एज इट इज लिखूंगा। ये हो गया आपका हैड बीन। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसकी वजह से आपको बीइंग लगाना पड़ गया। लड़ाई फिर वही हो गई है ना, कि यहां भी बी और यहां भी बी, एक साथ दो दो बी। अरे भाई साहब, हम एक साथ दो दो बी भी नहीं लगा सकते। अरे सर रहने दो गुरुजी, एक बीबी का तो मकबरा बनाया नहीं जा रहा, दो दो बीबी का मकबरा कैसे बनाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा गुरुजी, है ना। सारे पेन पेपर निकालो, लिस्ट ये लिखनी है पहले, उसके बाद ही आगे चलूंगा भाई। अब आपके फ्यूचर इंडेफिनिट से मिलाता हूं भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, शुक्रिया मेरे बच्चे। विल शेल के साथ क्या यूज करेंगे बेटे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पैसे बनाने के लिए विल और शेल एज इट इज रह गया। आगे हमने बी लिखा और थर्ड फॉर्म लिख दिया, बी लगाकर ही थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ठीक है बेटे। अब देखो फ्यूचर की आगे अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी विल शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे हाँ है ना। तो बेटे पैसिव बनाने के लिए तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही हम लिखेंगे। लो भाई, विल शैल और इसके साथ हमने बी लिख दिया। ठीक है। और आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई गई थी कि इस आईएनजी का प्रोग्राम बीइंग लगाकर हम बनाते हैं। लो भाई, आप कहोगे अरे गुरुजी फिर से गड़बड़ हो गई है? फिर से गड़बड़ हो गई है। देखो जरा ध्यान से, इधर भी बी इधर भी फिर से दो दो बीबी आ गई, है ना जी। हाँ है ना। फिर भी दो दो बीबी आ गई। अरे सब दो दो बीबी नहीं चलेंगी। ठीक है ना, ये ससुरा आज की इस महंगाई में एक बीबी तो चला है ना, दो दो बीबी कहाँ से चला लेंगे हम, है। जय ना चल पाओ गुरु जी हमसे, हम तो अपना एक ही बीबी से काम चला लेंगे भाई, है कि नहीं। अच्छा भाई आओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भी मिला देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है, विल या शेल के साथ हम हैव लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे भाई, है कि नहीं। तो पैसिव बनाने के लिए विल शेल हैव का जिक्र आप कहोगे सर एज इट इज लिख दो। ले भाई लिख दिया, है कि नहीं। अब आप देखो भाई, परफेक्ट के पैसिव के लिए ऊपर बताया गया था बीन हमने जोड़ दिया और थर्ड फॉर्म आगे लगा दी। लो भाई, ये तो पैसिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेता हूं। लो भाई, फ्यूचर फ्यूचर, अरे भैया चल जाओ ना। ए भैया बड़ा परेशान कर दिए हैं भैया, ये हमारा बोर्ड बड़ा नखरे करता है ससुर। ये तो नखरे पे नखरे कर रहा है, हम क्या बताएं तुमको बाबू। ठीक है। अब भाई फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूं मैं आपके लिए, विल शैल हैव बीन आईएनजी। पैसे बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, पैसे बनाने के लिए आप यही तो लिखोगे कि सर विल लिखेंगे हम या फिर शेल लिखेंगे, इसके साथ हैव लिखेंगे और उसके बाद हम बीइंग लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस की वजह से बीइंग लिखेंगे, है कि नहीं। आप कहोगे सर यही बात है, हम इसका पैसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, गड़बड़ होगी भाई, हाँ है ना। तो एक काम करो, पहले सारे बच्चे ने एक बार इस लिस्ट को बना लो। ठीक है बेटा, एक बार सारे बच्चे इस लिस्ट को बना लो फटाफट से और फिर लिखो, और फिर मैं आपके साथ मिलकर मेहनत आगे बढ़ा। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो।
लिख लिया बेटा? शाबाश, लिख लिया बेटा? चल, अब चीजों का आगे बढ़ो। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उनके पैसे बनाएंगे, ठीक है जी? जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस के पैसे बनाकर दिखाएं बेटा, पैसे बनाकर दिखाएं बेटा फटाक से। अंशिका बेटा, आपके नाम का पेपर मैं ही दे आता हूँ, ठीक है? क्यों चिंता करती मेरी बच्ची? शाबाश, शाबाश। बुंदेलखंड से प्यार, भाई आपको भी बहुत सारा प्यार मेरे बेटे। शाबाश, बनाकर देखो बेटे, बनाओ बनाओ, गलत बनेंगे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना।
चलिए बच्चों, आओ बेटे कहानी को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पैसे बनाने के लिए लिखा है करण सोल्ड थ्री कार्स। करण ने 3 गाड़ियां बेची। तो पैसे बनाने में हम सबसे पहले क्या करते थे भाई? पहले बनाने में पैसे को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते थे, यही होता था, है ना? ठीक है। पैसे बनाने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो हमारा जो पैसे वो यहीं से शुरू होगा, यानी कि 3 कार्स है। पास्ट इंडेफिनेट होने की वजह से, प्लूरल होने की वजह से वर, और उसके बाद हमने लिखा सोल्ड, आगे हमने लिखा बाई करण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो लिखा है शिवानी विल इन्फॉर्म देम। पैसे बनाने के लिए हमने इस देम को सब्जेक्ट की जगह रखा और क्या लिख दिया भाई? ठीक है, दे। आगे हम लिखने का काम कर रहे हैं विल। अब ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश करना भाई। शिवानी यहां एक अलग सब्जेक्ट है ना? और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ अगर हम विल का यूज कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है कौन सी? नॉट फिक्स्ड वाली। ये बात कौन सी कर रहा है भाई? नॉट फिक्स्ड। अरे हाँ ना? ठीक है भाई। अब ये बात नॉट फिक्स की अगर कर रहा है, अगर ये बात नॉट फिक्स की कर रहा है, तो पैसे बनाने के लिए अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल ही रखेंगे ताकि ये भी नॉट फिक्स्ड ही रहे। पैसे बनाने के लिए आगे हमने लिखा बी, और उसके बाद हम आगे लिख रहे हैं किस चीज को? इन्फॉर्म्ड और बाई, और ये हो गया शिवानी। ठीक है जी। शिवानी बड़ा अच्छा नाम है। इस नाम का अर्थ क्या होता है? शिवा की अनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करें भाई। आई के साथ यूज हुआ है विल। आई के साथ क्या यूज हुआ बेटा? विल। तो आई के साथ जो विल यूज हुआ ये अपने आप में एक फिक्स्ड व्यवहार है ना? पैसे बनाने के लिए इस देम को हम सब्जेक्ट के नाम पर लिखेंगे दे, है ना? अब अगर क्योंकि ये फिक्स्ड की बात है तो अदर सब्जेक्ट के साथ फिक्स्ड बातचीत को लिखने के लिए हमें लिखना पड़ा शेल, और भाई पैसे बनाने के लिए बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, और ये हो गया बी। ठीक है जी। तीसरे क्वेश्चन में विकेट गिरी होंगी किसी न किसी की। है भाई? शिव की वाणी। चलिए जी, शुक्रिया फैज साहब। क्वेश्चन 4 पर आओ। लिखा है रमन हैज पेंटेड द वॉल। पैसे बनाने के लिए यहीं से कहानी शुरू करेंगे आप। द वॉल हैज बीन पेंटेड, द वॉल हैज बीन पेंटेड बाई, और उसके बाद आपने लिख दिया रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राज वॉज रीडिंग द नॉवल। आप इसका पैसे बनाएंगे द नॉवल वॉज, और पैसे बनाने के लिए बीइंग, और भाई रीड की थर्ड फॉर्म बीइंग रेड बाय। ठीक है। ठीक है बेटा। दैट्स सो नाइस। शाबाश।
नाइस, बहुत बढ़िया जी। तो यहां तक की बात अच्छे से कर ली है, तैयार भाई? 5 में से 5 भी ठीक है कई बच्चों के, और बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर वॉइसेस शुरू किया है, जैसा मैंने आप लोगों के साथ, तो भैया पहले आप इस चीज को एक अच्छे लेवल पर तैयार कर लो, ठीक है बेटे? पहले इस लेवल को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि जो अगली क्लास हमारी होगी, अगली क्लास के अंदर हम इस चीज को गहराई से उठाते हुए चले जाएंगे, ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, तो ये बात आज पहले यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लो। एक बालक लिख रहा है विल शैल को भूल गया सर। नहीं बेटे, ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखना है, विल शैल को भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फाइन। और मैं आपको एक सलाह दूं, अगर आप मेरी बात माने तो, मेरी बात मानना, ठीक है? और आप लोगों ने जो टेंस का बेसिक लेवल पढ़ा है ना, जिसमें हेल्पिंग और मीन वर्ब कैसे काम करते हैं, एक बार वो रिवाइज कर लेना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में धुआं उड़ा देंगे कतई, ठीक है? बस, तो धुआं उड़ाएंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, लव यू ऑल मेरे दोस्तों।